हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BPSC 132। यूनिट नंबर हमारा 7 है और विधायिका जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका यूनिट नंबर 6 तक जो है वो पूरा हो चुका है और इस वाली वीडियो में यूनिट नंबर जो 7 है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, परिचय के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, विधायिका वाला यूनिट है तो इसमें सबसे पहले हमें विधायिका को समझना होगा। विधायिका को हम विधानमंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो विधायिका या विधानमंडल एक क्या होता है, एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, एक संगठन होता है। ठीक है, या एक इकाई होती है। आप इसे समझो, एक राजनीतिक व्यवस्था या संगठन। ठीक है, तो हम उस इकाई को या उस संगठन को कहते हैं जिसमें कानून बनाने का और उसे बदलने का और उसे हटाने का अधिकार होता है। ठीक है, जन नीतियाँ बनाई जाती है, इसमें जनता के लिए नीतियाँ बनाई जाती है, कानून बनाए जाते हैं, फिर उस कानून को बदलने का और हटाने का, ये सभी अधिकार होता है विधायिका के पास। ठीक है, किसी विधायिका के सदस्य को विधायक कहते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, भारत में वो भी राष्ट्रीय स्तर पर, तो द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, जिसे हम संसद कहते हैं, पार्लियामेंट, आप जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, यहाँ समझिए संघीय विधायिका के बारे में। देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत की केंद्रीय विधायिका का नाम जो है वो संसद है। ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में आपने सुना होगा, आप सभी चीज़ें जो है उसके बारे में जानते होंगे। तो आप यहाँ से ये समझिए कि भारत की अगर हम केंद्रीय विधायिका की बात करें, जहाँ पर सभी कानून वगैरह और ये सभी जो चीज़ें हैं ये होती है, तो उसको जो हम यहाँ पर संसद कहेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की विधायिका सहित 2 सदन है। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आप यहाँ पर जरा समझिए, संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। ये तो आप यहीं पर समझ लीजिए कि संसद का जो निचला सदन है उसको हम लोकसभा कहते हैं और जो उच्च सदन है उसको हम राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, लोकसभा क्या है? लोकसभा एक स्थायी अस्थायी सदन है। ठीक है, आपको ये समझना है कि लोकसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा होती है वो क्या होती है, वो अस्थायी होती है। ठीक है, और सॉरी ये स्थायी होती है और इसे स्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, राष्ट्रपति का जो पद है वो भी कभी खाली नहीं रहता। आपने सुना होगा, जो राष्ट्रपति जी का जो पद है वो कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू करना होता है, और भी कारण है। तो आप मेनली ये समझना है आपको कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी खाली नहीं होता। ठीक है, यहाँ समझिए। अब हम राष्ट्रपति के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि आपने देखा होगा, अगर हम बात करें अमेरिका की या बात करें हम रशिया की, तो वहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। जो सारा कंट्रोल होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, भारत में अपना प्रधानमंत्री के पास होती है वो सारी पावर। ठीक है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के पास नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर जो काम है वो प्रधानमंत्री संभालता है। सारी चीज़ें कर कर वो जो है राष्ट्रपति जी के पास भेजता है और राष्ट्रपति जी उसे अप्रूव करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति जी उसे मतलब रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और उसको ऐसे रिजेक्ट करते हैं कि उनको राष्ट्रपति जी को अगर ऐसा लगता है कि इस चीज़ पर विचार की ज़रूरत है तो राष्ट्रपति जी उसे वापस भेजते हैं और कहते हैं कि उसको दोबारा से विचार करिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं ये आपको पता होगी। यहाँ समझिए, अमेरिका में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति विधायिका का भाग नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें उसी जगह पर भारत की, तो यहाँ पर भारतीय संसद का महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, जो है वो राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन वो संसद के किसी भी सदन के कार्रवाई में भाग नहीं लेता। ये आपको याद रखना है कि वो संसद के किसी भी कार्रवाई में बिल्कुल भी भाग नहीं लेता, लेकिन इसकी जगह क्या करते रहते हैं, वह समय समय पर संसद के दोनों सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित करते रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है। वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, वो चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, उनके पास ऐसी पावर है। ठीक है, कोई भी विधेयक दोनों सदनों की अनुमति के बिना कानून नहीं बना सकता। ठीक है, अगर कानून बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें दोनों सदनों की आवश्यकता होगी।
ये आपको बात जो है यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर दोनों में से किसी एक की भी सहमति नहीं होगी तो वहाँ पर जो है कानून नहीं बन सकता, ठीक है। आगे देखते हैं, लोकसभा की बात करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की है कि अपने यहाँ पर लोकसभा है और उसके बाद जो राज्यसभा है, तो इस दोनों के बारे में जो है थोड़ा हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि लोकसभा के अंदर क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है, लोकसभा नाम से पता चल रहा है कि लोगों की सभा, यानी कि जनता के प्रतिनिधियों की सभा है ये। जो जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वोट देकर, जो वयस्क मतदान होता है, आपको पता है उसमें वोट डाले जाते हैं, तो उसके अंदर जो प्रतिनिधि को चुने जाते हैं वो प्रतिनिधि यहाँ पर जो है लोकसभा के अंतर्गत होते हैं। आप यहाँ पर समझिए, लोकसभा टॉपिक देखते हैं यहाँ पर। लोकसभा जनता के प्रतिनिधियों की सभा होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो जनता जो है वो वोट डालकर जो अपना प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है, उस प्रतिनिधि की सभा होती है। जिनका चुनाव करते हैं वयस्क मतदान के द्वारा, ठीक है। जो 18 साल से ऊपर वाले जो लोग जो है मतदान करते हैं, उनके आधार पर प्रत्येक चुनाव के द्वारा होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, ठीक है। तो 543 सदस्य आप यहाँ पर आपको समझना है कि वर्तमान में हैं। और 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो सभी नागरिक है वो वोट डालने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। चाहे वो 18 वर्ष के हो या 18 वर्ष से ऊपर के हो, वो जो है वोट डाल सकते हैं। उससे नीचे वाले नहीं डाल सकते, आपको पता होगा। यहाँ पर समझते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो कम से कम जो है वो 25 वर्ष की आयु जो है वो ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि वो जो है दोनों सदन का ही सदस्य बन जाए, ठीक है। उसे या तो लोकसभा का सदस्य होना होगा या तो राज्यसभा का सदस्य होना होगा, ठीक है। एक साथ दोनों का नहीं बन सकता सदस्य वो। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर राज्यसभा के ऊपर। यहाँ देखिए, वर्तमान में अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, ठीक है। अब इन 250 सदस्यों में से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और जो राष्ट्रपति जी है वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनको साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के संबंध में गहरी जानकारी हो, विशेष जानकारी हो, साथ में जानकारी के साथ साथ उनको अनुभव भी हो, ठीक है। राज्यसभा के लिए क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 245 सीटें हैं और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर राज्यसभा के बारे में भी जो है यहाँ पर जानकारी मिल गई। थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं राज्यसभा के ऊपर। यहाँ देखिए, लेकिन वे समय से पहले भी इस्तीफा देकर अपने पद को छोड़ सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो उनका जो कार्यकाल होता है यानी काम करने का जो समय होता है वो होता है 6 साल का। लेकिन अगर इससे पहले भी वो चाहे कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ इस काम को, तो वो इस्तीफा देकर छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर मान के चलो कि ऐसा लगता है कि वो उस काम के लिए अयोग्य है, यानी कि उस काम के योग्य नहीं है जो काम उनको दिया गया है, तो अगर ये पता चल जाता है तो उन्हें निष्कासित भी किया जा सकता है, उनको बाहर भी निकाला जा सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियाँ हैं। अब देखिए, जो राज्यसभा होता है ना दोस्तों, वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा, ठीक है, बड़ा छोटे की बात नहीं है। यहाँ पर जो राज्यसभा होता है इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए आप थोड़ा इसको ऊंचा समझिए, ठीक है। और राज्यसभा के अंदर क्या होता है, जो वोट भी जो होते हैं, जो चुने भी जाते हैं, ठीक है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। राज्यसभा को क्या है, लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में। अब जो राज्यसभा है वो लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में, मतलब कि लोकसभा का जितना भी अधिकार क्षेत्र है उसमें आने वाली सभी मामलों पर सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है राज्यसभा, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के बाद हम पढ़ेंगे राज्यसभा की सभापति के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर बात करते हैं कि इनका जो पद है वो क्या होता है और इनका जो काम होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ समझिए,
लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो बहुत ज़्यादा सम्मानजनक होता है, यानी कि इस पद को बहुत ज़्यादा क्या है, रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, वैसे तो सभी पद को मिलती है जो भी ये इन सब से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इसको कुछ खास जो है यहाँ पर इज्जत जो है वो मिलती है। एक बार अध्यक्ष बन जाने के बाद, चाहे वो किसी भी दल से बना हो, ठीक है, तो एक बार अगर वो अध्यक्ष बन जाता है तो उसको अपने दल से कोई मतलब नहीं होता। उनका जो काम होता है वो काम होता है, उनका प्रमुख जो कार्य होता है वो होता है निष्पक्ष होकर, यानी कि किसी भी पक्ष में ना होकर, निष्पक्ष होकर क्या करेंगे, वो सदन की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अच्छे रूप से उसको चलाएंगे। साथ में उनका जो काम होगा वो होगा शांति की स्थापना करना और व्यवस्था को बनाए रखना, वो उसका जो इम्पोर्टेंट काम है यहाँ पर होगा। ठीक है, अलग अलग समितियों के गठन का उत्तरदायित्व करना भी क्या है, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। ठीक है, लोकसभा के भंग होने के बाद भी उनका जो पद है ये बना रहता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि लोकसभा के भंग होने के बाद भी इनका जो पद है वो लोकसभा अध्यक्ष का वो बना रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। राज्यसभा का सभापति, इन्हें समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि भारत का वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, संसद के दोनों सदन मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। संसद के जो दोनों सदन है ये क्या है, आपस में मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, वह संसद या विधानसभा किसी सदन का सदस्य नहीं होता। ये आपको याद रखना है कि ना तो वो संसद ना ही विधानसभा और किसी भी सदन का जो सदस्य नहीं होता। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनकी जो शक्तियाँ होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के समान होती है। जैसे हमने अभी इससे पहले पढ़ा, लोकसभा अध्यक्ष उनके पास कितनी सारी शक्तियाँ होती हैं, तो वो सेम जो मतलब कि वैसी शक्ति होती है, समान आप मान लो, लोकसभा अध्यक्ष के भी समान होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं धन विधेयक के बारे में। जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये धन से संबंधित है, पैसों से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें कौन सी बात है कि देखिए जो राजस्व होता है और या तो फिर वो व्यय, ठीक है, राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। यानी कि जब पैसों की बात आएगी यहाँ पर तो टैक्स की बात आएगी, खर्चों की बात आएगी, इनकम की बात आएगी। तो ये इन्हीं सब बातों से ऊपर जो है इनका जो है वो काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि इनका जो एग्जैक्ट काम है वो क्या है। यहाँ देखिए वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक भी बोलते हैं हम इन्हें, धन विधेयक। ठीक है, सेम बात है। वित्त विधेयक ऐसे विधेयक को कहते हैं जो राजस्व आय, ठीक है, राजस्व के ऊपर जो है अपना फोकस करते हैं, राजस्व से आने वाले इनकम के ऊपर अपना फोकस करते हैं, या फिर व्यय से संबंधित जो यहाँ पर खर्च वगैरह हो गया उनसे संबंधित सारी बातें करते हैं। प्लस में जो धन विधेयक होते हैं वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, उन्हें सबसे पहले लोकसभा से पास होना पड़ता है, उसके बाद फिर वो राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की सिफारिशों को, देखिए जो लोकसभा होता है वो राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकता है, ठीक है, और अस्वीकार भी कर सकता है इस मामले में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये सब बात है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, ठीक है, जो कि है राज्य विधायिका। ठीक है, इसे समझते हैं, ये भी इजी सा है और उसके बाद जो है आपका ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। राज्य विधायिका में राज्यपाल और विधानसभा आते हैं। ठीक है, क्या होता है, जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन आते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, जिसमें विधानसभा आ जाए और विधान परिषद आ जाए, यानी कि दोनों सदन होते हैं, तो उन्हें हम द्विसदनात्मक कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, द्विसदनात्मक। ठीक है, एक सदनात्मक भी होता है, उसे हम समझेंगे जिसमें एक सदन होता है विधानसभा, और इसमें जिसमें विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा, इसे हम द्विसदनात्मक कहेंगे। जिन राज्यों में केवल एक सदन विधानसभा होता है उसे हम एक सदनात्मक कहते हैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे एक सदनात्मक। और भारतीय संविधान के द्वारा भारत के जो प्रत्येक राज्य हैं, भारत के जो सभी राज्य हैं,
उसके अंदर क्या है, एक विधानमंडल की तो व्यवस्था जो है वहाँ पर की गई है। ठीक है, इसे तो आपको समझ लेना है। राज्य विधानसभा की सदस्य की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या होती है 500 से अधिक और 60 से कम। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जो होती है वही वही होती है, इसमें बदलाव भी होते हैं। ठीक है, मतलब बदलाव भी कई बार ऐसा है कि इतने नहीं भी होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। इसके हमारे पास इसके अपवाद भी है। ठीक है, तो ये सब होता है, मतलब अपवाद भी है, ये जरूरी नहीं है कि ये फिक्स होते हैं। विधानसभा की अगर अवधि की अगर हम बात करें तो वो 5 वर्ष की होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यूनिट जो है वो ख़त्म हो चुका है। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। ठीक है, और अगले यूनिट में क्या है, हम इसी के जो है आगे के जो यूनिट है हमारे, जैसे कि हमने यहाँ इसमें विधायिका देखा। ठीक है, तो आने वाले यूनिट में हम कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ से अपना जो है ये संस्थाएं वाला जो है ये थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद समाज और राजनीति के ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें आपका इकाई नंबर 10 आएगा, जाति वर्ग एवं जनजाति। ठीक है, तो ये सब बातें बाद में। वीडियो आपकी ख़त्म हो चुकी है। धन्यवाद।